क्या ही बात करें, मिसालें देता हूँ मैं। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, सब मेरे जानने वाले टाटा के बारे में जान चुके हैं। टाटा की जो NGOs वाला मामला है, चैरिटी वाला। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। दिवाली कैसे गुजर रही है ज़रूर बताएं। हाउ नैनो रीडिफाइन इंडियन, आगे टाइटल कट रहा है। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। स्टडी IQ अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से भी एक है। देखा जाए तो इसका श्रेय बहुत से लोगों को जाता है और उन्हीं में से एक है कैपिटलिस्ट क्लास। वैसे तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमी को संभाला है, लेकिन उनमें से एक नाम टाटा हमारे दिल के बहुत करीब है। अपनी फिलैंथ्रोपी और चैरिटी के लिए जाने जाने वाले टाटा ग्रुप ने हमेशा से कुछ अलग किया है। दोस्तों, आज की वीडियो क्या टाटा पे है? नहीं, बल्कि टाटा से रिलेटेड है। उसके टाटा नैनो प्रोजेक्ट के फेलियर से इंस्पायर्ड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। आखिर कैसे टाटा नैनो के सफर ने कैपिटलिज्म को रिडिफाइन किया, रिडिफाइन का मतलब क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यूं तो टाटा ने अपनी काबिलियत के कई झंडे गाड़े हैं और टाटा की पहुंच हर एक इंडस्ट्री में है, फिर चाहे वो नमक हो या फिर एरोप्लेन। टाटा देश की ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अपने आप को हर सेक्टर में काबिज किया है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स दिल के बहुत करीब होते हैं और वैसे ही टाटा की नैनो कार उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी। टाटा अपनी फिलैंथ्रोपी की वजह से ज्यादा पॉपुलर है, पर उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट फिलैंथ्रोपी नहीं था। हालांकि इसका प्राइस जरूर एक फिलैंथ्रोपिक प्राइस था। दोस्तों, बात है उस समय की जब रतन टाटा ने इंडियन रोड्स पे 2 लोगों के बैठने वाली बाइक पे 4 से 5 लोगों को बैठे देखा। उन्हें इसी दौरान एक आइडिया आया कि इंडियन फैमिली को क्यों ना कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो आराम से ट्रेवल कर सके, और उनका ये आइडिया कन्वर्ट हुआ टाटा नैनो प्रोजेक्ट में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइटली बोली गई इसकी प्राइस इसका मेन एम बन गया। टाटा के पास एक्सपर्टाइज और मैन पावर की कमी नहीं, बस चैलेंज था तो टाटा नैनो को 1 लाख रुपीज में जल्द लॉन्च करना। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। देखा जाए तो टाटा को उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह चाहिए थी। साल 2008 में टाटा ने प्रॉमिस किया कि वो नवंबर एंड तक कार को लॉन्च कर देगी। दोस्तों, इंडियन मार्केट में बज़ क्रिएट हुई और मीडिया ने नाम दिया द पीपल्स कार। क्या वाकई लोगों को बाइक की कीमत में कार मिलने वाली थी? ये एक ऐसा प्रश्न था जो साल 2008 में सबकी जुबान पे था। दोस्तों, टाटा को अपने मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए मिला वेस्ट बंगाल में सिंगूर नाम की एक जगह। उस समय बंगाल को रूल करती थी लेफ्ट पार्टी और उनके ही प्रयास से लैंड डील पक्की हुई। पर जैसा कि होते आया कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में बिना कंट्रोवर्सी के पूरा हो जाए, वो या तो उस प्रोजेक्ट की किस्मत या फिर मीडिया की मेहरबानी। पर उसमें मीडिया उतनी मेहरबान नहीं थी और फिर शुरू हुआ कंट्रोवर्सी और परेशानी का दौर। ऐसा लगा कि मानो बिना लॉन्च हुए ही टाटा का ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन रतन टाटा स्टील इंडस्ट्री की पहचान है तो उनके बिलीव भी स्टील जैसे ही थे। आखिर क्या थी कंट्रोवर्सी और क्या हुआ फिर इस प्रोजेक्ट का, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, स्टडी IQ का बिगेस्ट दिवाली सेल आपकी इस बार की दिवाली के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस सेल में आपको P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम पर मिल रहा है अब तक का सबसे हैवी डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, GS फाउंडेशन के लिए डिजाइन P2I के 3 बैचेस यानी इंग्लिश बैच 15 नवंबर शाम 6 बजे, प्योर इंग्लिश बैच 17 नवंबर इवनिंग 6 PM, या IAS की तैयारी हिंदी में करना चाहते हैं तो आप 10 नवंबर से शुरू हो रहे P2I बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 70,000 तक के प्राइस वाले कोर्सेज सिर्फ इस दिवाली आपको 22,999 में ही मिल रहे हैं। बस याद रखें कि कोर्स को परचेज करते वक्त AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि इस कोड को यूज करने के बाद ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे। दोस्तों, सिंगूर एक छोटा सा टाउन है वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में। बंगाल गवर्नमेंट ने टाटा को 6 सिटीज ऑफर की थी, जिसमें से सिंगूर को चुना गया। सिंगूर के हुगली रिवर से नजदीक होना इस साइट को सिलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह थी, लेकिन बवाल शुरू हुआ लैंड एक्विजिशन को लेकर। दोस्तों, आपको भी पता है कि हम अपने लैंड को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ सिंगूर के लोगों के साथ। सिंगूर हुगली के किनारे होने की वजह से बहुत फर्टाइल थी और वहाँ पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। हालांकि टाटा नैनो के प्रोजेक्ट ने वहाँ के यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी की थी,
लेकिन लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोवर्सी की वजह बनी। फार्मर्स ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे सर्किल रेट से कम में गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर कर ली है और वो इस प्रोजेक्ट के नहीं पर लैंड एक्विजिशन के खिलाफ हैं। आप भी जानते हैं कि कंट्रोवर्सी के पॉलिटिसाइज होने में टाइम नहीं लगता और आज की बंगाल सीएम और उस समय की ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ममता बनर्जी ने इस कंट्रोवर्सी को नेशनल मुद्दा बनाया। फिर देखते देखते बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि अरुंधति रॉय, मेधा पाटेकर, महाश्वेता देवी और बहुत से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी इससे जुड़ गए। दोस्तों, टाटा तब तक अपना प्लांट सिंगूर में खोल चुकी थी और इन्वेस्टमेंट भी कर चुकी थी। प्लांट में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका था। ऑल्दो प्रोडक्शन अभी नेसेंट फेज में थी। टाटा के प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर्स और वर्कर्स यानी कि सब फैक्ट्री में आ चुके थे, पर कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों ने हड़ताल, बंद और फिर फिजिकल असॉल्ट करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना लगभग अब इम्पॉसिबल था। सिंगूर में धारा 144 इम्पोज हो गई। शांति बनाने की अपील की गई। ममता बनर्जी के 26 डे हंगर स्ट्राइक ने इस कंट्रोवर्सी को और बड़ा कर दिया। अब रूलिंग गवर्नमेंट के पास डील को खत्म करने के अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, कंट्रोवर्सी को बढ़ते देख गवर्नमेंट ने दूसरे साइड टाटा को ऑफर किए, लेकिन टाटा बंगाल में कंटिन्यू करने को राजी नहीं था। लेफ्ट लेड बंगाल गवर्नमेंट ने फाइनली डील को स्क्रैप कर दिया और रतन टाटा ने कोलकाता में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 अक्टूबर को अनाउंस किया कि दे आर लीविंग सिंगूर। दोस्तों, अब टाटा के पास 2 बड़े सवाल थे। पहला सवाल ये कि वो जाएंगे कहां और दूसरा ये कि सिंगूर से पूरी फैक्ट्री को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे शिफ्ट किया जाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक वर्किंग प्लांट को शिफ्ट करना पड़ा हो और रतन टाटा के लिए प्रॉब्लम बनी उनके द्वारा प्रॉमिस की गई नवंबर लॉन्च, जो वर्चुअली इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी रतन टाटा को एक मैसेज आया, सुस्वागतम। ये मैसेज था उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का। गुजरात अपनी इंडस्ट्री फ्रेंडली और कैपिटलिस्ट कल्चर के लिए मशहूर था। टाटा को गुजरात के अलावा कर्नाटका से भी ऑफर आया, पर मोदी ने कुछ ऐसा ऑफर दिया जिसे टाटा ग्रुप मना नहीं कर पाया और तभी चेंज हुआ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म। आखिर ऐसा क्या था ऑफर और कैपिटलिज्म कैसे रिडिफाइन हुआ, आइए इसको भी समझते हैं। दोस्तों, सिंगूर से फैक्ट्री उठने के बाद मोदी के ऑफर पर इसे गुजरात के साणंद में ट्रांसफर किया गया, जहां सिंगूर में फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने में 28 मंथ्स लग गए थे। वहीं साणंद में सिर्फ 4 मंथ्स में स्टैब्लिश हो गई। देखा तो साणंद अहमदाबाद से नजदीक है और एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप हुआ। क्या वाकई मोदी का गुजरात मॉडल इतना इफेक्टिव था? पर इन्हें समझने के लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ेगा और बात करनी होगी टाटा की सक्सेस और उसके नैनो प्रोजेक्ट्स के फेलोर्स की। दोस्तों, फैक्ट्री को सिंगूर से साणंद शिफ्ट करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, पर इसे हम किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं गुजरात के साणंद में, जहां फैक्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी है और टाटा अपनी नवंबर की डेडलाइन को क्रॉस कर चुके थे। अब उन्हें जल्दी थी नैनो के लॉन्च की। आखिरकार 2009 के मार्च में नैनो लॉन्च हुई। लोगों के लिए इसकी सेल ओपन कर दी गई, पर जैसा टाटा ने प्रोजेक्ट किया कि पर ईयर उन्हें 2,50,000 कार्स बनानी होंगी, क्योंकि इसकी डिमांड ही कुछ ऐसी होगी। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया। पहले सिंगूर कंट्रोवर्सी और बाद में टाटा की गाड़ी में प्रॉब्लम्स लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। हालांकि शुरुआत साल में टाटा की लॉन्च की वजह से उसके राइवल मारुति के सेल्स डिप हुए, पर 2.5 लाख के मैजिकल फिगर को टाटा नैनो कभी भी अचीव नहीं कर पाई और फाइनली 2018 में टाटा नैनो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इसके साणंद प्लांट में टाटा के टियागो और टाइगोर के प्रोडक्शन किए जाते हैं। यूं तो टाटा नैनो के फेलोर्स के बहुत सारे कारण हैं और हम उनके रीजंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते। हमारा मेन एम है कि कैसे नैनो के प्रोजेक्ट ने कैपिटलिज्म को रीडिफाइन किया। दोस्तों, कैपिटलिज्म क्या है ये आपको पता ही होगा। हर आइडियोलॉजी के कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स और डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं। वैसे पैरामीटर्स कैपिटलिज्म के भी। यूं तो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का एक खास संबंध है और जब कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन अपने पीक पे था और सोशलिज्म जैसी आइडियोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा था, तब कैपिटलिज्म को बचाने के लिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और उसी मॉडल को मैक्सिमम कंट्रीज ने अपना लिया। और इंडिया पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स कैपिटलिज्म विद वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लगी। दोस्तों, कैपिटलिज्म रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रेफरेंस देती है। रूल बेस्ड कैपिटलिज्म लॉज से गवर्न होते हैं और प्रेडिक्टेबल हैं। इनका सबसे ज्यादा ध्यान प्रोसीजर पर होता है, जैसे कोई लॉ प्रॉपर्ली इंडस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है नहीं, उनके लॉज को फॉलो करने का प्रोसीजर क्या है, और ऐसे में एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम इस तरह के कैपिटलिज्म में होती है। ऐसा नहीं कि सिस्टम में बिजनेस फेलियर से बचा हुआ है, पर ऐसे सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा उसके कंज्यूमर को होता है, जो कैपिटलिज्म के सेंटर में रहते हैं। देखा जाए तो कंपनीज आती हैं और एग्जिट भी करती हैं, पर कस्टमर्स का फायदा बना रहता है। लेकिन गुजरात का कैपिटलिज्म रूल बेस्ड नहीं था। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कुछ अलग था। आइए अब जानते हैं कि आखिर गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल क्या था। दोस्तों, 2004 से 2014 के बीच में गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ वही गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहलाया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस 10 साल में गुजरात ने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा। और इस मॉडल के 3 मेजर कंपोनेंट्स थे, जिनमें पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, जिससे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आ सके। दूसरा था गवर्नेंस को कॉर्पोरेट यूनिट्स फ्रेंडली बनाना और लास्ट था इंसेंटिव्स और सब्सिडाइज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स पर। और ये थर्ड पिलर बना डील बेस्ड कैपिटलिज्म एज अपोज्ड टू रूल बेस्ड कैपिटलिज्म। और हमारा डिस्कशन इसी थर्ड पिलर पे होगा कि कैसे साणंद में लगी फैक्ट्री ने
रूल बेस्ड कैपिटलिज्म से सीधे डील बेस्ड कैपिटलिज्म ला दिया। देखिए, इस डील में कॉर्पोरेट्स को बहुत सारी सब्सिडीज मिलती थी। देखा जाए तो 2006-7 तक तो स्टेट कॉर्पोरेट सेक्टर से सेल्स टैक्स भी नहीं लेती थी। ये सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के 40% रेवेन्यू जनरेटर होते थे, जिसे गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। इस प्रैक्टिस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया। फिर गवर्नमेंट कैपिटल, उसके इंटरेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड व वाटर सप्लाई पर भी सब्सिडी देती थी। यानी कि जो सुविधा कंज्यूमर को मिलनी चाहिए थी वो कॉर्पोरेट्स ले रही थी। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा सब्सिडी, और ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं था कि किस कंपनी को कितनी छूट मिलेगी। ये केस टू केस बेसिक पे गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी। यानी ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स को खुली दावत पैसे कमाने की। कॉमन ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट लैंड या फिर एग्रीकल्चर लैंड, ये सब लैंड गवर्नमेंट खुद एक्वायर करती थी और कंपनीज को या तो लीज पर या फिर सेल कर देती थी। और टाटा नैनो को भी इन्हीं सब सब्सिडीज से 30,000 करोड़ की छूट मिली। टाटा नैनो का फेलियर एक सबब है कि क्यों डील बेस्ड कैपिटलिज्म सही नहीं है। दोस्तों, नैनो के फेलियर ने गवर्नमेंट के डील बेस्ड कैपिटलिज्म के लिमिटेशन को एक्सपोज कर दिया। टैक्स कंसेशंस, टैक्स होप्स, डिस्क्रेशन ड्रिवन सिस्टम और लेबर वेलफेयर के स्टैंडर्ड में रेगुलेशंस और अदर रेगुलेशंस में छूट ये इंश्योर नहीं करती कि बिजनेस सक्सेसफुली होगा। साड़ंद के केस में जहां ब्यूरोक्रेट्स को डिस्क्रेशन थी, वहां पे एब्यूज ऑफ पावर, पॉलिटिकल लॉबिंग, रेंट सीकिंग और फेवरेटिज्म जैसी चीजें ज्यादा देखने को मिली। दोस्तों, डील बेस्ड कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ देता है। बिग बिजनेस को प्रमोट करना, वर्कर्स के वेजेस को लो करना और वर्कर वेलफेयर और उनकी आवाज को दबाना, ये सब डील बेस्ड कैपिटलिज्म के बेसिक फीचर्स बन गए हैं। इंडिविजुअल बिजनेस गवर्नमेंट से पॉलिसी फेवर्स लेती है और अपना फायदा देखती है, लेकिन इन सब के बीच में कंज्यूमर्स, जॉब सीकर्स और टैक्स पेयर्स परेशान रहते हैं। दोस्तों, कैपिटलिज्म अपने आप में खराब नहीं है। वैसे भी आज तक जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, सबके पीछे पैसा ही वजह थी। फिर चाहे वो मेडिवल यूरोप में कोई रूट ढूंढना हो या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स बनाना, कैपिटलिज्म की वजह से आज बहुत सी खोज हो पाई हैं। पर क्या इस हद तक कैपिटलिज्म को बढ़ाना कि वो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को ही भूल जाए, ये कहां तक जस्टिफाइड है। रूल बेस्ड कैपिटलिज्म ने हमेशा कंज्यूमर्स के हित का ध्यान रखा है और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखना ही ह्यूमन का सबसे बड़ा लक्षण है। और इसी चीज से सीख लेते हुए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डील बेस्ड कैपिटलिज्म से रूल बेस्ड कैपिटलिज्म की ओर कदम बढ़ाए। देखा जाए तो PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम रूल बेस्ड कैपिटलिज्म का नतीजा है। PLI स्कीम्स दोस्तों मोदी गवर्नमेंट का लॉन्च किया हुआ स्कीम है, जो कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए है, जहां पे इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना गवर्नमेंट का लक्ष्य है। ये स्कीम हर कदम पे इंसेंटिव्स देती है और बिजनेस बड़ा हो या छोटा, सबको इस स्कीम में लाभ मिल सकता है। प्रॉपर रूल्स को ध्यान में रखकर इसे मॉनिटर और इंसेंटिवाइज किया जाता है, जो कि एक हेल्दी कैपिटलिज्म की निशानी है। दोस्तों, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैसा बनाना गलत नहीं है, बट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड वैल्यूज कभी भी सही नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफर इमैनुअल कांट ने ह्यूमन डिग्निटी को सबसे बड़ा वैल्यू बतलाया है और इसी डिग्निटी को मेंटेन करना कैपिटलिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी जनाब, पहले भी एक वीडियो थी लेकिन इसी टॉपिक पे थी। टॉपिक यही था, लेकिन एक रीज़न कोई और बताया गया था। आज याद आ रही है मुझे वो वीडियो। लेकिन इसमें कैपिटलिज्म और किस तरीके से सरकार और कंपनियां आपस में काम करती हैं, वो रीज़न बताया गया। पहले जो रीज़न किसी और वीडियो से थोड़ा सा पता चला था वो ये था कि, और लॉजिकली और साइकोलॉजिकली समझ में भी आ रहा था कि लोग जो हैं कार इसलिए ख़रीदते हैं ताकि उनका माशरे में स्टेटस हो, एक वैल्यू हो। एक लोग जो हैं उनको गली मोहल्ला इलाके में या कहीं पर भी जॉब पे इंसान जाता है तो कार की वजह से इंसान जो है वो थोड़ा सा अपना एक स्वैग या स्टेटस दिखाना चाहता है। लेकिन जब टाटा नैनो जो थी वो 1 लाख की थी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और एक बहुत बड़ा एक तरह से आवाम के लिए खिदमत थी ये एक तरह से कि 1 लाख में आपको कार मिले। लेकिन लोग जो हैं वो जो जब 1 लाख वाली कार में लोग बैठे तो लोगों को ये लगा कि हमारी वैल्यू कम हो रही है। मतलब हम कार में तो मौजूद हैं, ये हमारी इंसल्ट है और हमारी बेइज्जती है। तो कार हमेशा स्टेटस के लिए ली जाती थी, तो टाटा नैनो जो था उससे स्टेटस लोगों का कम फील हो रहा था उन्हें। तो इस वजह से मैंने जो सुना था किसी वीडियो में कि वो फेल हो गया टाटा नैनो का प्रोजेक्ट। लेकिन ये कि अच्छा, एक फ़िल्म देखी थी नरेंद्र मोदी, जिसमें पूरा प्रॉपर ये सीन है
कि किस तरीके से वो टाटा के पास मैसेज आता है और वो फिर प्लेन में बैठे होते हैं, फिर बाकायदा वो ज़मीन की तरफ ज़मीन देखने चाहते हैं। 1 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से इस तरीके से कोई ज़मीन दी गई थी, बहुत ही सस्ते दामों। अच्छा वो आज तक इल्ज़ामात या वो आज तक चीज़ें लगती हैं, आज तक वो चीज़ें यूज़ होती हैं कि यार अपने ही चाहने वालों को, अपने ही जानने वालों को मोदी गवर्नमेंट जो है अडानी को और इसको बहुत सहूलतें देती हैं, इनको बहुत इनिशिएटिव मतलब इनके ऊपर सर पे हाथ रखा जाता है, फिर ही इनकी सरकारी जो कैंपेन होती है इलेक्शन की, फिर इसमें ये सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक बात कहूँगा कि हर गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जो माशरे में अच्छा काम कर रहे हैं, माशरे में रोज़गार पैदा कर रहे हैं, मुल्क के अंदर कुछ बना रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं, जिनकी वजह से घरों के चूल्हे जलते हैं। ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, ऐसे बड़े बड़े बिज़नेस टाइकॉन्स को गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो कौन करे। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार अगर 1 रुपये 2 रुपये में ज़मीन दे रही है, मैं तो ये कहता हूँ सरकार को फ्री भी दे देनी चाहिए। उस ज़मीन पे हो क्या रहा है पहले तो ये देखा जाए। एक ज़मीन हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है। एक शख्स कहता है यार मुझे ये ज़मीन दो, मैं ये करूँगा, इससे कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो वो ज़मीन किसी को ना देने से बेहतर है ना दे देना। हाँ, अगर वो ज़मीन कोई और ले रहा है इससे ज़्यादा महंगी कीमत में, वहाँ कुछ और करेगा तो उसको दे दो। लेकिन अगर एक शख्स को सस्ती भी दे रहे हैं, फ्री में भी दे रहे हैं, तो उससे मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, नागरिकों का फ़ायदा हो रहा है। मैं अक्सर एक शख्स भी है और मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि इतनी ज़मीन हमारे यहाँ खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे बहुत कुछ जानवरों की फॉर्म बनाए जा सकते हैं, इतना कुछ हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है। जो करने वाले हैं उन्हें करने दिया जाए, जो पैसा लगाने वाले हैं, गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान की ज़मीन तो है ना, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो आप दे दो ये ज़मीनें, कोई ना कोई तो फ़ायदा ही होगा ना, आवाम को रोज़गार मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आरोप लगाने वाले कि इतनी सस्ते में ज़मीन दे दी तो वो दी क्यों। अच्छा, फिर अडानी के हवाले से जब ये बात हो रही थी, उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया था तो वो कह रहे थे आपकी अदालत में कि उस ज़मीन पे पानी खड़ा हुआ था तो उसको सेट करने में ही हमें अच्छा खासा ख़र्चा आ गया, तो इस वजह से वो ज़मीन नाकाबिल इस्तेमाल थी, फिर उसको हमने काबिल इस्तेमाल बनाने में ही बड़ा ख़र्च किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी आर्गूमेंट नहीं देना चाहिए। मतलब अगर गवर्नमेंट फ्री में भी देती है तो इसलिए देती है कि इससे मुल्क का फ़ायदा हो। अगर थोड़ा सा लॉजिक को, थोड़ा सा चीज़ों को समझा जाए। टाटा के हवाले से क्या ही बात करें, मिसालें देता हूँ मैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, सब मेरे जानने वाले टाटा के बारे में जान चुके हैं। टाटा की जो NGOs वाला मामला है, चैरिटी वाला मामला है, वो मैं बता के मिसाल देता हूँ। मेरी नज़र में ऐसी कोई मिसाल नहीं है पूरी दुनिया में जो टाटा करता है, या टाटा ने जिस तरीके से इंडियंस के दिलों में जगह बनाई है। कमाल, नो एग्जाम्पल इन दी वर्ल्ड। मेरे सामने नहीं है कोई भी ऐसी एग्जाम्पल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।